अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। जी नाज़रीन, छोटा अमल अज़ीम सवाब में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने आपसे वादा किया था कि आज रिपीट करूँगी। आपने सूरह जिन, सूरह मुदस्सिर और सूरह मुज़म्मिल को रिपीट करने की रिक्वेस्ट की थी कि जो अहादीस हमने आपके साथ शेयर की थी वो हम आपके साथ रिपीट करेंगे। और उसके बाद दो और चीज़ें आपको आज के लिए देंगे जो कि छोटा अमल है लेकिन उसका सवाब बड़ा अजीम। अच्छा जी, सूरह जिन सूरह नंबर 72 कुरान पाक की, उसके बारे में आपके साथ हमने जो शेयर किया था वो रिपीट कर रहे हैं आज हम। कि देखिए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह जिन की अपनी ज़िंदगी में कसरत से तिलावत करता है तो वो जिन्नात और उनके जादू व मकरो फ़रेब से महफूज होगा या रहेगा। सूरह जिन की कसरत से ज़िंदगी में तिलावत करेंगे तो आप जिन्नात और उसके जादू और मकरो फ़रेब से बचे रहेंगे। उसके बाद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह की तिलावत करेगा उसे ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब भी मिलेगा और वो जिनों से महफूज रहेगा। अगर आप इस सूरह की तिलावत करेंगे तो ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और आप जिनों से महफूज रहेंगे। उसके बाद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करेगा उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले और तकज़ीब करने वाले तमाम शैतानों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह जिन की अपनी ज़िंदगी में कसरत से तिलावत करता है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा होगा और कहेगा, परवरदिगार मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, ये सूरह जिन के फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर किए थे। इसमें सब कुछ मौजूद है। जिन्नात से आप महफूज हैं, जादू से निजात है, जिन्नात की तादाद के बराबर आपको सवाब मिल रहा है और सबसे बढ़कर हमराही पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगी। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल के बारे में हमने आपको बताया था, कुरान पाक की सूरह नंबर 73। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज इशा या आखिर शब में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है तो वो शब व रोज़ सूरह मुज़म्मिल के हमरा उसकी गवाही देंगे और खुदावंद मुताल उसे पाको पाकीज़ा ज़िंदगी और मौत अता करेगा। शब व रोज़ आपकी गवाही देंगे और फिर खुदावंद मुताल पाको पाकीज़ा ज़िंदगी और मौत अता करेगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि इस सूरह की तिलावत करने का अजर ऐसा है जैसे जिनों और शैतानों की तादाद के बराबर ग़ुलाम आज़ाद करने वाले शख्स के लिए है। और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो बाकायदगी से सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता रहेगा वो ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और फिर जो दिल चाहे उनसे मांग ले। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत हदीस ये मुझे लगती है। जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ तो दिल भी खुश होता है। ज़ाहिर है कि सूरह मुज़म्मिल की हम भी तिलावत करते हैं, जब टाइम मिलता है तब तिलावत करते हैं। बेटर है कि इशा के बाद करें। तो ये ऐसी हदीस है, अगर हमें यकीन है, ईमान है कि भाई बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। तफसीरुल बुरहान जिल्द 8 में यह हदीस मौजूद है कि जो बाकायदगी से सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता रहेगा वो ख्वाब में रहमतुल आलमीन की ज़ियारत करेगा और फिर जो दिल चाहे उनसे मांग ले। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेगा उससे दुनिया और आखिरत की सख्तियाँ उठा ली गई, यानी कि उठा ली जाएंगी नहीं, इसमें लिखा है कि उठा ली गई। यानी कि आप सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेंगे तो दुनिया और आखिरत की ना आपको दुनिया में कोई सख्तियाँ देखने को मिलेंगी और ना आपको आखिरत में कोई सख्तियाँ देखने मिलेंगी। तो ये हैं फ़ज़ाइल और ये थी फ़ज़ीलत सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने की। उसके बाद सूरह मुदस्सिर आती है और सूरह मुदस्सिर 74 है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो वाजिब नमाज में सूरह मुदस्सिर पढ़ेगा तो ये खुदा के ज़िम्मे है कि उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा इसी मुकाम पर रखे जहां आप हैं और इंशाअल्लाह वो दुनियावी ज़िंदगी में किसी मुश्किल में गिरफ़्तार ना होगा। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करेगा
उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और तकज़ीब करने वालों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरवी है कि जो बाकायदगी से इस सूरह की तिलावत करे और आखिर में हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगे तो मरने से पहले अल्लाह उसके दिल को वसअत देगा और वो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेगा। नाज़रीन, ये वो 3 सूरतें थीं कि जिनकी आपने रिपीट करने की रिक्वेस्ट की थी और वो मैंने आज आपके सामने रिपीट कर दी है। इंशाअल्लाह आगे जो हमारी अगली सूरतें हैं उनके फ़ज़ाइल कल आपके साथ शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे जो अमल हैं जो हम आपको बताते रहते हैं उनमें से आज कुछ आपको बताएंगे कि सबसे बढ़कर ये कि जो खाना हम खाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो खाना जो है हमें नुकसान ना पहुंचाए या बीमार ना करे, ये पहले भी बता चुके हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर खाने पर सूरह कुरैश की तिलावत की जाए तो ये नुकसान पहुंचाने से निजात देगा। अगर खाने पर सूरह कुरैश की तिलावत की जाए तो ये नुकसान पहुंचाने से निजात देगा। और इसमें मुबारक अशाफियों या शाफियों कह लें या अशाफियों को पढ़ना ज़ाहिर और बातिन के हर मर्ज़ को दूर कर देता है और अगर इसे खाने पे पढ़ा जाए तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जनाब, खाने में कोई नुकसान नहीं होगा। सूरह कुरैश की तिलावत करके अगर आप उस पर फूंक देंगे तो वो खाना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह इसमें मुबारक अशाफियों को पढ़ना ज़ाहिर और बातिन दोनों के लिए जो है, दोनों के हर मर्ज़ को दूर कर देगा और इसे खाने पर जब आप पढ़ेंगे तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद जो आगे हमने बताया था उसको भी दोबारा पूछा गया था, वो ये था कि हज़रत इमाम अली रज़ा के इरशाद के मुताबिक, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक जो भी किसी मरीज़ की शिफा याबी की नीयत से 131 बार 131 बार अस्सलामो या सलामो पढ़े तो बीमार बीमारी से निजात हासिल कर लेगा। ये बताया था 131 टाइम अस्सलामो। तो नाज़रीन, आज के लिए फ़कत इतना ही और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो रिपीट करने की ज़ाहिर उस सजदे की आपने दोबारा रिक्वेस्ट की है और उसको मैंने वादा किया था कि हम जुम्मे को रिपीट करेंगे, तो इंशाल्लाह कल उसको दोबारा रिपीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब और सुनते हैं ताज़ा तरीन खबरें। बहुत शुक्रिया सिस्टर नाज़रीन। ताज़ा तरीन खबरों में कुछ शिया किलिंग से मुतालिक खबरें हैं। आज का अखबार है हमारे पास, उस पर बात होगी। शिया किलिंग से मुतालिक खबर, कल पारा चिनार के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर गुल अली के घर पर दस्ती बम से हमला हुआ जिसमें उनके वालिद साहब खादिम अली शहीद और 2 मज़ीद अहले खाना जो है उनके ज़ख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। तो पारा चिनार की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, जब हम किलिंग की बात करते हैं तो पारा चिनार जो पिछले ही ईद को बाज़ार में 2 बम धमाके हुए, बहुत सी कीमती जानें इसमें गईं, लेकिन हुकूमत का कोई ओहदेदार वहाँ पे मौजूद नहीं है। और वहाँ से हमें अमूमन हमारे एक बहन के SMS आते हैं और बताती हैं किस किस्म की वहाँ पर सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात हैं। अपने तय अगर कोई कर सकता है तो कर सकता है, वरना हुकूमत की तरफ से कोई भी वहाँ पर ऐसे इक़दाम नहीं किए जाते कि कुछ बेहतरी की उम्मीद जो है वो नज़र आए। और अमूमन पारा चिनार का पेशावर के साथ जो ज़मीनी रास्ता पाकिस्तान में होना चाहिए था वो बंद रहता है और लोगों को पारा चिनार से पेशावर जाने के लिए अमूमन अफ़गानिस्तान की सरहद पार करके बरास्ता अफ़गानिस्तान पेशावर जाना पड़ता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर मुश्किलात वहाँ पे पारा चिनार के लोगों की है और हुकूमत बेहिसी वहाँ उसकी तरफ क्यों है। और तमाम खामोशी, इसकी वजह यही है कि पारा चिनार में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मकतबे तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सी जो इस तरह की बहुत सी इससे पहले भी वारदातें हो चुकी हैं, तो उस पर भी कोई हुकूमत की तरफ से कदम नहीं उठाया गया और ना ही किसी किस्म का सुमोटो एक्शन लिया गया। जो सुमोटो एक्शन लेने वाले हैं वहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है और जहाँ जहाँ लिए भी गए हैं, बहुत सी ज़्यादा एहतजाज के बाद और बहुत सी हड़तालों के बाद अगर सुमोटो एक्शन लिए गए हैं, अब्बास टाउन जो कराची में, उसका सुमोटो एक्शन लिया गया, उस पर खामोशी रही। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने साने मस्तूंग में जो ज़ायरीन के साथ कत्ल किए गए, उस हवाले से भी उन्होंने खुद नोटिस लिया था, लेकिन उसकी समाअत कब होती है, कैसे होती है, किसको तलब किया, किसको मुजरम ठहराया गया, उस पर भी बिल्कुल खामोशी है। तो ऐसे में सुमोटो एक्शन लिए जाते हैं और अब तो जो इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, बजाय कि उनको सज़ा देने के रोज़ाना
ان سے مذاکرات کی بھیک کی طرز پہ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا را ہمارے 5 سال مکمل ہونے دیں. کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. یہ جو بھی حکومت کرنے کے لیے مجبوراً جو لوگ پاکستان گئے ہیں تو وہ کیونکہ برسر اقتدار ہیں, ایوان صدر میں انہوں نے رہنا ہے, ایوان وزیر اعظم میں انہوں نے رہنا ہے, تو اس وجہ سے ان کو مجبوراً پاکستان رہنا پڑ رہا ہے. حالانکہ کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی طوفان آ جائے, دھماکہ ہو جائے, آتے یہ باہر ہیں, لیکن بہت زیادہ تنقید کے بعد ان کو واپس وہاں پہ جانا پڑتا ہے. اور پھر اقتدار کا وہ مزہ بھی نہ آئے جو 90s یا اس سے پہلے آتا رہا ہے. تو پھر اس حوالے سے جو بھی دہشت گرد ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ چلے ہمارا یہ جو ٹینور ہے 5 سال کا کم سے کم یہ پورا ہو, اور اس کے لیے وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. ملا برادر جیسے دہشت گرد کو پچھلے دنوں چھوڑا بھی گیا خیر سگالی کے طور پہ, جیلیں ٹوٹی گئی, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. کوئی بھی اس طرح کا حکومتی قدم جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جی فوجی جرنیل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اس پر اتنے جو طالبانی اتنے دہشت گرد ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. لیکن مذاکرات دوسری طرف سے کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا نہیں جا رہا. کوئی امن و سکون, کوئی بھی اس قسم کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ چلے جتنی دیر مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی سیز فائر, کوئی بھی اس قسم کے جو دھماکے ہیں ان میں کوئی کمی آئے گی. تو یہ ہمارے سامنے ہے. حکومت جو ہے وہ آئے دن آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی, لیکن پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں. بجلی کی قیمتیں, اور وہ بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں پاکستان میں, کراچی کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بل کا کوئی تصور نہیں ہے, کنڈے ڈالے ہوئے ہیں. فاٹا کے ایسے علاقے ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا میں ایسے علاقے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بل ادا نہیں کرتے. بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں بل کیا پوری پائپ لائنیں یا پورے جو ایک نظام ہے بجلی کا وہی تباہ کر دیا جاتا ہے. آج آ کے ایک صوبہ پنجاب بچتا ہے اور وہاں پہ بھی اب 6 روپے کے قریب جو ایک بم گرایا گیا ہے فی یونٹ کا. کل خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں, بتایا کہ کچھ ہم کمی کریں گے, لیکن وہی بات کہ ایک جو پرانا کچھ طریقہ پچھلی حکومت نے کیا تھا کہ 5-6 روپے قیمت بڑھائی جائے اور بہت زیادہ واویلا اور شور مچا ہے, تو شاید 1-2 روپے وہ کم کرنے میں کچھ نہ کچھ وہ ایک سٹیپ اٹھائیں. لیکن جو حکومت کا مفاد ہوگا وہ اس میں وہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہ پاکستان کی حکومت پارا چنار کی صورتحال کہ وہاں پہ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر کے گھر میں یہ دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے, اور وہ ان میں ان کے والد صاحب جو ہے شہید ہوئے ہیں. کراچی کی اور بلکہ پورے سندھ میں اس سے خبر آئی ہے کہ بعض شہروں میں شیعہ مخالف وال چیکنگ کی گئی ہے. تو یہ وال چیکنگ کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کا جو زہر ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. جگہ جگہ دیواروں پہ شیعہ کافر کے نعرے یا شیعہ واجب القتل ہے, اس قسم کے نعرے لگا دیے جاتے ہیں, لکھ دیے جاتے ہیں. جو لکھوانے والے ہیں دیکھیں وہ کتنے بڑے ایک ان کی سوچ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور جو لکھنے والے ہیں اور ان کو بھی اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ کیا لکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کو ضرور یہ علم ضرور حاصل کرنا چاہیے, یا سوچنا ضرور چاہیے کہ کوئی بھی ہم سے یہ کام کروا رہا ہے تو یہ ہم سے کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس قسم کا جو زہر پھیلایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کو تفریق کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, چاہے زبان کی وجہ سے, چاہے رنگ اور نسل کی وجہ سے, صوبوں کی وجہ سے, یا فرقہ وارانہ یہ دوریوں کی وجہ سے, تو اس حوالے سے جو بھی کچھ ہوش مند افراد ہیں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, آپ نے دیکھا کہ پشاور میں جو چرچ پہ حملہ ہوا ہے, تمام جو لوگ ہیں, جو تمام پاکستانی تمام جو انسان ہیں وہ دکھی تھے کہ بے گناہ افراد کو قتل کر دیا گیا. لیکن کیا کہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ ایسے صحنیات پہ وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 12 کو ایک جو پچھلی عید کا ایک مجھے وہ فوٹیج نہیں بھولتا جس میں کوئی درندہ ہے وہ اکیلا بالکل دندناتا پھر رہا ہے, مسجد کی طرف وہ بھاگ رہا ہے, اور جب وہ واصل جہنم ہو گیا اس کی جیب میں سے ایک چٹ نکلی ہے, اس میں لکھا تھا کہ 1000 روپیہ صدقہ بھی دیا جائے میرے بعد. تو آپ یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو سوچ یا جو معاف کر دینے والے لوگ ہیں انسانوں کو یا لوگوں کو بھڑکا کے کس نہج تک لے آتے ہیں کہ وہ دوسروں کا قتل تک کرنے کے بھی سے گھبراتے نہیں ہیں. اور حالانکہ قرآن پاک میں صاف صاف موجود ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. تو پتہ نہیں یہ کون سے مدرسے ہیں ایسے کہ جس میں قتل و غارت گیری کی تعلیم دی جاتی ہے, محبت کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پہلا جو ایک اپنے آپ کو منوانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہم کتنا زیر کر سکتے ہیں, دوسرے کو کتنا ذلیل کرنا ہم جانتے ہیں, یا دوسرے کو کس قدر ہم بھیانک بنا سکتے ہیں کہ ہمارے جو نیچے ماتحت ہیں یا جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں
وہ اس کو اتنا زیادہ دہشت گرد یا اتنا زیادہ واجب القتل سمجھے. تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور وال چاکنگ جو ابھی ہوئی ہے اس پر شیعہ تنظیمیں جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور جو انتظامیہ ہے ہر ضلع میں وہاں پر انتظامیہ موجود ہے ضلعی سطح پہ، تو ان کو چاہیے کہ تمام ایسی جو وال چاکنگ ہے اس کو مٹایا جائے تاکہ اس سے نفرت وہ بڑھے نہ بلکہ کم ہو. جی سیکورٹی کی ہم نے بات کی تو سابق صدر زرداری صاحب نے آج سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے، میری سیکورٹی میں اضافہ کیا جانا چاہیے. تو وہی بات کہ شاید اب ہمارے ملک میں وہی لوگ محفوظ ہیں یا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں، ایوان صدر میں ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی محفوظ جگہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ایون قبرستان بھی محفوظ نہیں ہے، مردے محفوظ نہیں، ان کی بھی لاشیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیر فقیر یہ جعلی چلہ گزار جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ قبریں بھی اور کفن تک جو ہیں وہ چوری کر لیے جاتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال صدر زرداری صاحب جو اب سابق صدر زرداری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے. تو افسوس کی بات ہے کہ اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. کوئی بھی مخالفت کسی کی ہونا، کسی کی پارٹی کے ساتھ فیور ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے. سب سے بڑا نقصان پاکستان کو آیا کہ جب لیاقت علی خان شہید ہوئے، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہو گئیں. تو لیڈر جو ہیں وہ قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، ملک کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کو ضرور ان کی حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے. لیکن کچھ ایسے اقدامات ضرور ہونا چاہیے تھے. آج جب زرداری صاحب یہ کاش انہوں نے پورے 5 سال ان قاتلوں کو اگر پھندے تک پہنچا دیا ہوتا تو ان کو اپنے لیے خوف محسوس نہ ہوتا کہ مجھے بھی شاید قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے دشمن وہی ہوں گے جو بے نظیر صاحبہ کے دشمن ہیں. تو جب انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات نہیں کیے تو ظاہر ہے ان کو یہ خدشات بالکل حق بجانب ہیں. تو کاش ایسا ہوتا. 5 سال انہوں نے 6 بار تو خطاب کیا اسمبلی سے، بہت سے انہوں نے اقدامات اچھے کیے ہیں، بہت سے جو کارڈز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے وہ اجرا کیا، بہت سے لوگوں کو نوکریاں دی ہوں گی. لیکن سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قدم اٹھانا جو تھا، اور پہلے ہی سال ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ بے نظیر بھٹو جن کی خون کی وجہ سے پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، وہ لوگ وہ گاڑیوں، وہ جھنڈے والی گاڑیوں میں پہنچ گئے بے نظیر صاحبہ کے قتل کی وجہ سے، کہ جن کو پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگوں کو کراس کر کے آگے وہ مقام دیا گیا. تو کاش وہ اس قسم کا جو شکرانہ ہے یا شکریہ کے طور پہ یا فرض کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ اس قسم کے اقدامات کرتے کہ بے نظیر بھٹو کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے جاتے، اور پھر آج ایسا دن نہ آتا کہ صدر جو سابق صدر ہیں ان کو یہ خدشات ہوتے کہ شاید مجھے بھی قتل کر دیا جائے. اگر انہوں نے سوچا ہوتا کہ مجھے بھی آگے یہ دن آنے والا ہے تو پھر کاش وہ اپنے 5 سال میں بے نظیر کے قاتلوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سزا دلوانے میں کامیاب ہوتے. تو انہوں نے چھوٹ دی ہے، تو آج ان کو یہ خطرات ہے. اللہ کرے کہ جو بھی ان کے اقدامات ہیں ان کو کم سے کم سیکورٹی جو ہے وہ ضرور میسر آئے. تو یہ پاکستان کی کچھ تازہ ترین خبریں تھیں. اور بحرینی عدالت کی خبر دوں کہ بحرین عدالت نے حکومت مخالف مظاہروں میں شامل ہونے پر 4 افراد کو 15 سال کی قید کی سزا سنائی ہے. تو بحرین بھی ایسا ملک ہے جہاں پر جمہوریت کی بات کرنا بالکل منع ہے. تمام جو جمہوری اقدار کو آگے پروان چڑھانے والے جو چیمپئن ممالک ہیں وہ اس ممالک کے حوالے سے بالکل خاموش ہیں. بحرین میں یہ تحریک کوئی آج کی نہیں ہے، کئی سال سے جاری ہے. مساجد کی وہاں پہ بھی بے حرمتی ہوتی ہے بدقسمتی سے. کوئی بھی اگر حکومت مخالف کہیں بھی ہے، ایون ڈاکٹرز ہیں جو ان کی جب تشدد کیا جاتا ہے مظاہرین پہ، ان کی مرہم پٹی کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز پہ بھی مقدمات بنائے جاتے ہیں. تو یہاں پر کل جو بحرینی عدالت نے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 4 افراد کو 15 سال ایک سمجھے کہ عمر قید کی سزا ہو گئی. اسی ان کی پاداش یہ تھی، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حکومت مخالف جو ہے مظاہروں میں شرکت کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. جو بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو اس قسم کے فیصلوں کا بھی ضرور نوٹس لینا چاہیے. آتے انڈیا کی کچھ خبروں کی طرف. اور آج کی جو تازہ ترین خبر تھی، لالو پرساد کو بھارتی عدالت نے بالآخر 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے. تو لالو پرساد پر جہاں کرپشن کے بہت زیادہ الزامات تھے اور بہت زیادہ اقتدار کا مزہ بھی انہوں نے لوٹا ہے، تو اس پر آج 17 سال بعد ان کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. تو ایک کچھ ایسے لوگوں کو ضرور پیغام پہنچا ہوگا کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے. تو جب تک سزائیں نہیں سنائی جائیں گی، کسی کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا، تو کوئی بھی سدھرنے والا نہیں ہے.
यहाँ पर इंडिया में ये मिसाल बेहतरीन है कि एक बहुत बड़े साख के वज़ीर आला थे, बिहार के वज़ीर आला, और वो वज़ीर भी रहे रेलवे के, और उनकी से भी बहुत ज़्यादा थी। वो अपने आप को किंग मेकर भी कहते थे, सब कुछ थे, लेकिन जब उन्होंने जुर्म किया है, कौमी ख़जाने को लूटा है, तो उनको बिलाखिर जेल में जाना पड़ा है। तो जब भी कोई चोर, कोई मुजरम, कोई जितना भी बड़ा बासर क्यों ना हो जाए, वो चोर और मुजरम ही है। हमारे यहाँ बदनसीबी यही है कि एक बार ये कहा जाता है कि बहुत बड़े चोर हैं, बहुत बड़े मुजरम हैं, मुल्क तक को लूट के खा गए हैं, मुल्क के ये जो सिक्योरिटी रिस्क हैं ये शख्सियात, तो वही लोग आगे चल के NRO पर दस्तखत कर दिए जाते हैं, या कुछ इस किस्म की बंद बाँट की जाती है कि वो कत्ल माफ़, वो गबन माफ़, वो तमाम करप्शन जो है वो माफ़ कर दी जाती है। और फिर अचानक दोबारा एक समुंदर उठता है, एक तूफ़ान उठता है, जब इलेक्शन का सीज़न आता है, दोबारा तू मैं एक सिलसिला शुरू है, और जैसे ही वो तमाम जो गर्द गुबार है वो बैठी है इलेक्शन की, दोबारा भाई भाई बन के दोबारा एक दूसरे को हेलो आए कहने के बाद वो एक आए हैं और दूसरे चले गए हैं। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं, काश हमारे हमसाए मुल्क से हम दूसरी चीज़ों में तो टक्कर लेते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, या उनको साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे कोशिश होनी चाहिए, बल्कि ये ज़रूर एक हसरत है कि शायद पाकिस्तान में कोई बड़ा सियासतदान जो है, जो बड़ा चोर है पाकिस्तान का, उसको भी इसी किस्म की सज़ा दी जाए। तो हमारे पाकिस्तानियों की भी यही एक इंतज़ार है, देखते हैं कब ये घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की जो रहनुमा है, उनका कहना है कि हम वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के साथ हैं। तो बहुत सी ऐसी तफरीक की बातें हुई जब राहुल गांधी ने उनके हवाले से कुछ बात की है, फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हवाले से एक बयान जो है थोप दिया गया कि उनको देहाती औरत कहा गया है। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो मनमोहन सिंह साहब के साथ है, और आगे चल के जो है वो पूरी सपोर्ट जो है उनके साथ वो उसी को जारी रखी जाएगी। तो ये जो पार्टी को तोड़ने की बातें होती हैं, पार्टी में इंतशार की बातें होती हैं, तो उसको यकजा करने की ज़रूरत जब भी हुई है, सोनिया गांधी ने अहम किरदार अदा किया है। तो इस बार भी देखें वो अपनी पार्टी को, जो एक टफ़ टाइम उनके सामने बहुत बड़ा एक मुकाबला है, या उसे जिसे कहते हैं बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, तो वो बीजेपी की जमात है, एक पूरा एक शोर शराबा है, उस हवाले से जो कुछ बातें हैं वो भी कही जा रही हैं, और जो नहीं हैं उसको भी जलसों में एक तशहीरी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी, जिनको एक ऐसा दहशतगर्द करार दे कि इवन अमेरिका ने भी वीज़ा देने से इनकार किया था, तो ऐसे बंदे को बीजेपी जमात ने अपना एक ऐसा लीडर मुंतखब किया है जो आगे चल के इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो फिर इसमें बहुत से काम होने को हैं जो कांग्रेस की जमात है, और बहुत से जो उनसे नाराज़ इत्तेहादी हैं उनको भी वापस बुलाने के लिए उनको सख्त इक़दाम करने होंगे। तो ये खबर थी। मेरठ की एक खबर दे दूँ कि मेरठ ज़िला के तकरीबन 24 गाँव इस वक्त सन्नाटे में हैं। आज तक स्कूल और कॉलेज जो हैं वो हुकूमत ने बंद किए। आज 3 तारीख को स्कूल और कॉलेज जो थे वो खुलना थे, देखते वो दोबारा खुल पाते हैं या नहीं। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों का दावा किया गया है, और 10 अक्टूबर को एक और पंचायत बुलाना मुजफ्फरनगर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश है। ये मुसलमानों की वहाँ पे राय है। तो 10 अक्टूबर जो बिल्कुल करीब है, एक पंचायत बुलाई जा रही है, और जिसमें ज़ाहिर है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही कोई जहरीला मवाद जो है वो दोबारा फैलाने की कोशिश की जाएगी। तो वहाँ पर मुसलमानों की ये राय है कि अगर ये 10 अक्टूबर को पंचायत हुई तो शायद मुजफ्फरनगर जैसे कोई वाक़यात यहाँ पे भी हो जाए। तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो बजाय ऐसी पंचायतों को होने के ना होने दे, ताकि वहाँ का अमन व अमान जो है वो बरकरार रहे। और आते हैं कुछ ताज़ा तरीन जो हेडलाइंस हैं। कुछ तो कल की जो अहम खबरें थी मैंने बता दी। पाक अफ़गान सरहद पर खुदकश हमला जिस पर 8 अफराद जाँ बाक हुए थे, वो खबर आपको बताई थी। यहाँ की खबर बता दूँ कि बरतानिया में 25 साल से कम उम्र अफराद के बेनिफिट्स में कमी का इम्कान है। ये भी यहाँ की एक अहम खबर थी। इसके अलावा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का एक बयान छपा है कि आइन पर अमल नहीं हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आला पंजाब या पंजाब हुकूमत से मुतालिक कहा है कि वज़ीर आला बादशाह नहीं कि सरकारी राजी औने पौने दामों बांटता फिरे। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बयान है। या तो उनको बिल्कुल पता चल चुका है कि दिसंबर में उनको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला, और इसी वजह से कुछ कोई अंडरस्टैंडेबल कोई इस किस्म की बात वो नज़र नहीं आ रही। काफ़ी सख्त बयान है मियाँ बरादरान के लिए, और ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए, कि उनका कहना है कि वज़ीर आला बादशाह नहीं कि सरकारी राजी औने पौने दामों
बांटता फिरे। तो वाकई बादशाह कोई भी नहीं है कि औने पौने दामों और ऐसे लाहौर के ऐसे प्लाट्स या ऐसी जगह जो बिल्कुल अपने लोगों को औने पौने जो बांट दी जाएंगी, तो इस पर ज़रूर कौमी ख़जाने को नुकसान ही होगा। तो कोई ऐसा इदारा ज़रूर हो तो चीफ साहब को ये ज़रूर करना चाहिए कि जिसने बांट दी हैं उस पर कुछ कदम उठाया जाए। अगर वो देख रहे हैं कि कोई बादशाह बना फिर रहा है, औने पौने दे भी रहा है और दे भी चुका है बहुत से लोगों को, तो उसकी तफ्तीश करनी चाहिए और फ़ौरन जो है उसका नोटिस लेना चाहिए। और आज नोटिस लेने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को एक अहम नोटिस लेना चाहिए था। आपको याद होगा 30 सितंबर एक डेड लाइन थी पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जो MNA MPs बने हैं उन्होंने अपने असासों की तफसीलात देना थी 30 सितंबर तक। इनमें से बहुत से लोगों ने तफसीलात अभी तक जमा नहीं करवाई, जिनमें वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या कोई नोटिस ले सकता है? वज़ीर आज़म ने अपने असासे जमा नहीं करवाए हैं और ये क्या कानून है हमारे यहाँ कि जो बस वज़ीर आज़म है या जो कोई अपना सरबराह बन चुका है उसको कोई भी कानून जो है, कोई शिक जो है वो हिला नहीं सकती। होना यही चाहिए था कि वज़ीर आज़म साहब या इलेक्शन कमीशन की अगर कोई से है, कोई वज़न है, तो उनको वक्ती तौर पर मुअत्तल करते और कहती कि ये पहले अपने असासे जमा करवाएं, क्योंकि इस किस्म के जो कागज़ी खाना पूरी होती है अब तो वो करने से कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। जो इक़्तिदार में आ गया उनको पता है कि हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन अगर वाकई मजबूत है, वाकई बाख्तियार है, वो कहते हैं गैर जानिबदाराना, मुनसफ़ाना, ये सारा कुछ उनके नारे होते हैं, लेकिन वाकई अगर वो गैर जानिबदाराना है, मुनसफ़ाना वो फैसले करते हैं, तो अगर 30 सितंबर तक जो उनकी आखिरी डेडलाइन थी असासे जमा कराने की, अगर वज़ीर आज़म ने भी नहीं जमा कराए तो उनको भी मुअत्तल करना चाहिए, उनके अहकामात होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई मिसाल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब के साथ तो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मिलना भी शायद उनके लिए बहुत मुश्किल के साथ उनको कोई डेट या कोई टाइम मिले। तो ये ऐसी बात है, काश हमारे जो ऐसे नैब हो गया या इलेक्शन कमिश्नर या उनके जो इदारे हैं मातहत, जो उनको न्यूट्रल होना चाहिए या थोड़ा सा पावर में होना चाहिए, कुछ ऐसी मिसालें बनेंगी तो शायद हमारी भी तकदीर बदले, वरना हम नारे लगाते रहेंगे तकदीर बदलेगी नहीं, वही लोग दोबारा आते रहेंगे। कल की खबर थी चेयरमैन नैब तकर्री वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की तीसरी मुलाकात भी बेनतीजा हुई। तो इसमें ये गेम चल रही है, ये बैडमिंटन की गेम आपने देखा, वो एक बार शटल इधर आती है, एक बार शटल उधर जाती है। तो एक बैडमिंटन की गेम चल रही है जिसे हम पंजाब में चिड़ी छक्का खेलते थे। तो ये चिड़ी छक्का चल रहा है कि नैब के चेयरमैन कौन बनेंगे, कभी मुलाकात हो जाती है कभी नहीं होती, ये नाम दिए हैं वो दिए हैं। तो इनको दोनों को ये फेवर करता है कि ना कुछ नैब का चेयरमैन आए, और अगर आए तो फिर हमारे गिरोबानू तक कोई भी हाथ ना डालने वाला हो। तो इन दोनों पार्टियों को यही फेवर करता है। इमरान खान का एक बयान छपा है कि अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। तो वो मुज़ाकरात का काफ़ी देर से ढंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन कोई आगे उनकी टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए ये भी पेशकश की थी, बल्कि ये तजवीज़ दी थी कि तालिबान जो है वो अपने बेहतरीन दफातर पाकिस्तान में बना सकते हैं, लेकिन उस हवाले से भी कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। मुज़ाकरात वो किन से करेंगे, कौन उनके साथ बैठेगा, इस हवाले से भी सवालिया निशानी बने हुए हैं। इसके अलावा ब्रैडफोर्ड की एक खबर दे दूं कि ब्रैडफोर्ड में आइंदा मैयतों का पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने वाला ये पहला शहर है। तो हम ब्रैडफोर्ड छोड़ के आए, लेकिन ब्रैडफोर्ड बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है इस मामले में, और बताया गया है कि पहले जो नताइज पोस्टमार्टम से हासिल किए जाते थे, अब 3D स्कैनर के ज़रिए वो नताइज हासिल कर लिए जाएंगे। तो ये ब्रैडफोर्ड की क्या कहूँ, ये कोई अच्छी खबर तो उन लोगों के लिए क्या है कि ये जिनके यहाँ फौतगी हो जाए, बाज़ औक़ात देर हो जाती थी कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो बहरहाल ये खबर है कि साइंस की जो एडवांस एक तरक्की आपने देखी कि अब पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, स्कैनर के ज़रिए वो तमाम नताइज हासिल कर लिए जाएँ। कराची की खबर दे दूं कि कचरा चुनने वालों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। औरंगी टाउन जराइम का गढ़ बन चुका है, पुलिस का भी एतराफ़। तो इस हवाले से खबर है। जावेद मियादाद की खबर है कि अगर मुझे निकाल कर कुछ मातहत जो लोग हैं वो बच सकते हैं तो बेशक मुझे निकाल दिया जाए। PCB के वो बहुत ही एक आला ओहदे पे फायज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से या उनकी कोचिंग या उनकी जो भी खिदमात हैं हमें कुछ नज़र नहीं आती, लेकिन ऑफ एयर या बिहाइंड द सीन कुछ उनकी ऐसी जगह PCB में मौजूद थी और अच्छी खासी तनख्वाह भी थी। लेकिन इन दिनों कहते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन PCB में भी है, तो इसमें बहुत जो बड़े बड़े अफसरान बग़ैर किसी वजह के तनख्वाहें ले रहे हैं
उस पर थोड़ी सी खींचातानी होगी। तो इस पर मियां दाद साहब का कहना है कि चलें, मुझे अगर सीट से हटाया जाए तो हटाया जाए, लेकिन जो नीचे लोग हैं जो वाकई काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। तो ये उनकी अपनी तजवीज़ है। नाज़रीन, मेरे पास यही खबरें थी और अब या तो फिर ज़रा अर्ली ब्रेक कर लेंगे। अर्ली ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही एक अहम टॉपिक है। हम बहुत ज़्यादा होशियार बनते हैं जी, हमने इतनी डिग्रियां हासिल करनी है, इतने पढ़े लिखे हैं, ज़माना देख लिया है, लेकिन हमसे भी कोई ऐसे होशियार लोग हाथ ज़रूर कर जाते हैं जो फ्रॉडी होते हैं, जो धोखाबाज होते हैं। लेकिन हम ऐसे धोखाबाजों की जांच किस तरह कर सकते हैं? हर फील्ड में धोखाबाज मौजूद हैं। कहीं आपको भी किसी धोखाबाज ने धोखा दिया हो तो आप भी शेयर कीजिएगा इस छोटी सी ब्रेक के बाद।